नमस्कार दोस्तों, एडू सचिन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सचिन और आज हम लोग इतिहास के पन्नों में एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। हम सब ने पढ़ा है कि यूरोपीय भारत आए, लेकिन सबसे पहले कौन आया और कैसे? आज हम बात करेंगे भारत आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल की। हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा देश समंदर पार करके भारत पहुंचा, एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी और फिर कैसे वक्त के साथ उसका सूरज डूब गया। ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये मसालों, महत्वाकांक्षाओं और एक नए युग की शुरुआत की कहानी है। तो चलिए इस दिलचस्प दास्तान को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले चलिए उस सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है। आखिर यूरोप के लोगों को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो इतने खतरनाक और अनजान समंदरों में उतरकर भारत के लिए एक नया रास्ता खोजने निकल पड़े? मतलब पहले से तो रास्ते थे, जमीन के रास्ते थे, तो फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया था? और इसका जवाब हमें मिलता है साल 1453 की इस एक घटना में। इस साल ऑटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज हम इस्तांबुल कहते हैं, उस पर कब्जा कर लिया। अब ये कोई आम शहर नहीं था, ये यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का मेन गेटवे था, एक तरह का हाईवे जंक्शन। सारे मसाले, रेशम और कीमती सामान इसी रास्ते से यूरोप पहुंचते थे। लेकिन इस कब्जे के बाद ऑटोमन तुर्कों ने इस रास्ते पर भारी टैक्स लगा दिए, या कहें तो एक तरह से इसे बंद ही कर दिया। अब सोचिए यूरोप की हालत। मसालों के बिना उनका खाना बेस्वाद हो गया, और मसाले सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि दवाइयों और मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भी जरूरी थे। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक और सामाजिक मजबूरी बन गई थी कि वो भारत पहुंचने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढे, कोई ऐसा रास्ता जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो। तो इस पूरे सफर को, इस कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडीज की खोज की, वो दौर जब पूरी दुनिया में नई जगहों को खोजने की एक होड़ सी मची थी। फिर दूसरा पड़ाव होगा वास्को डी गामा का भारत आगमन, वो ऐतिहासिक पल। तीसरे हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे पुर्तगालियों ने एक मजबूत साम्राज्य खड़ा किया। चौथा हिस्सा होगा उनके प्रभुत्व के लिए संघर्ष की कहानी, जब उन्हें दूसरों से चुनौती मिलने लगी। और आखिर में हम जानेंगे कि पुर्तगाल ने भारत को विरासत में क्या दिया। तो चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस रोमांचक दौर में गोता लगाते हैं जब दुनिया का नक्शा हर रोज बदल रहा था। ये वो दौर था जब हिम्मत वाले नाविक अनजान समंदरों में अपनी कश्तियां उतार रहे थे। यहां एक बात समझना बहुत दिलचस्प है कि इस दौड़ में पुर्तगाल अकेला नहीं था। ये खोज का एक वैश्विक युग था, एक ग्लोबल रेस चल रही थी। स्पेन और पुर्तगाल इसमें सबसे बड़े खिलाड़ी थे। देखिए, 1487 में पुर्तगाल के बार्थोलोम्यो डियाज अफ्रीका के दक्षिणी सिरे, जिसे केप ऑफ गुड होप कहा गया, वहां तक पहुंच गए। इसने एक उम्मीद जगाई कि शायद अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत पहुंचा जा सकता है। उधर स्पेन ने क्रिस्टोफर कोलंबस पर दांव लगाया, जो पश्चिम की ओर से भारत खोजना चाहते थे। वो भारत तो नहीं पहुंचे, लेकिन 1494 में गलती से एक नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज कर बैठे। लेकिन असली बाजी मसालों की भूमि यानी हिंदुस्तान तक पहुंचने की रेस आखिरकार 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने ही जीती। तो अब जब मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका था, वो रेस अपने अंतिम पड़ाव पर थी। चलिए अब उस ऐतिहासिक क्षण की ओर चलते हैं जब पहली बार कोई यूरोपीय जहाज सीधे समंदर के रास्ते भारतीय तट पर आकर रुका। और वो दिन था 17 मई 1498, जब वास्को डी गामा का जहाज केरल के कैलिकट बंदरगाह पर पहुंचा। ये सिर्फ एक जहाज का पहुंचना नहीं था, ये दो अलग अलग दुनियाओं का मिलना था, एक नए युग की शुरुआत थी। वहां के स्थानीय हिंदू शासक, जिनकी उपाधि जमोरिन थी, उन्होंने परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया। लेकिन पुर्तगालियों के इरादे सिर्फ मेहमान बनकर रहने के नहीं थे, उनका असली मकसद व्यापार पर कब्जा करना था। इसके बाद 1500 में पेड्रो एल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में दूसरा अभियान आया, और फिर 1502 में वास्को डी गामा खुद वापस लौटा। और इस बार 1503 में उन्होंने कोचीन में भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। अब कारखाना का मतलब आज की फैक्ट्री नहीं था, बल्कि ये एक किलेबंद ट्रेडिंग पोस्ट था, जहां वो अपना सामान रखते थे और जहां उनके सैनिक रहते थे। यहीं से भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ी। तो अब सवाल ये उठता है कि एक छोटी सी ट्रेडिंग पोस्ट से, एक किलेबंद कारखाने से, पुर्तगालियों ने एक ताकतवर समुद्री साम्राज्य कैसे बना लिया? ये सफर कैसे तय हुआ? इसकी शुरुआत हुई भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के साथ। अल्मेडा का दिमाग बिल्कुल साफ था, वो जमीन पर कब्जा करने के बजाय समंदर का बादशाह बनना चाहता था।
उसने एक पॉलिसी लागू की जिसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका सीधा साधा मतलब था हिंद महासागर पर पुर्तगाल का कंट्रोल। इसे ऐसे समझिए कि हिंद महासागर एक बहुत बड़ा हाईवे है और अल्मेडा ने उस हाईवे पर अपना टोल प्लाजा लगा दिया। अब किसी भी देश के जहाज को अगर इस समंदर से गुजरना है तो उसे पुर्तगालियों से एक परमिट, जिसे कारताज कहते थे, वो लेना पड़ेगा। नहीं तो पुर्तगाली उस जहाज को लूट लेते थे या डुबो देते थे। लेकिन अल्मेडा के बाद जो गवर्नर आया उसका नाम था अफोंसो डी एल्बुकर्क, और ये आदमी अल्मेडा से एक कदम आगे की सोच रहा था। उसकी नजर सिर्फ समंदर पर नहीं बल्कि जमीन पर भी थी। एल्बुकर्क समझ गया था कि अगर भारत में लंबे समय तक टिकना है तो समंदर के साथ साथ जमीन पर भी मजबूत अड्डे बनाने होंगे, किले और शहर कब्जे में करने होंगे। और इसी सोच की वजह से इतिहास में एल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर माना जाता है। एल्बुकर्क एक बहुत ही शातिर रणनीतिकार था। उसकी हर चाल सोची समझी होती थी। 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को जीतना उसका मास्टर स्ट्रोक था। गोवा एक बेहतरीन बंदरगाह था और सामरिक रूप से बहुत अहम जगह पर था। यह भारत में पुर्तगालियों का पहला बड़ा जमीनी कब्जा था। उसने समंदर पर कंट्रोल के लिए परमिट सिस्टम को और मजबूत किया। लेकिन उसने सिर्फ सैन्य ताकत का ही इस्तेमाल नहीं किया, उसने कुछ सामाजिक सुधार भी किए। जैसे कुछ इलाकों में सती प्रथा पर रोक लगा दी। साथ ही उसने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसका मकसद एक ऐसी मिली जुली आबादी तैयार करना था जो पुर्तगाल की वफादार हो। इसके अलावा उसने 1511 में मलक्का और 1515 में होर्मुज पर भी कब्जा कर लिया, जो उस समय एशिया के व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स थे। गोवा पर कब्जा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ कि 1530 में गवर्नर नीनो द कुन्हा ने पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी को कोचीन से हटाकर गोवा शिफ्ट कर दिया। ये सिर्फ एक शहर बदलना नहीं था, ये एक ऐलान था। अब गोवा इस्तादो दा इंडिया यानी भारत के पुर्तगाली राज्य का राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक केंद्र बन गया। गोवा अब सिर्फ एक शहर नहीं था, वो भारत में पुर्तगाल का दिल और दिमाग बन चुका था। नीनो दा कुन्हा ने एल्बुकर्क के शुरू किए गए काम को और आगे बढ़ाया। उसने कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों का बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया। उसने गुजरात के शासक बहादुर शाह की मुगलों से दुश्मनी का फायदा उठाया और इसी के चलते 1534 में बसीन और 1536 में दीव जैसे अहम इलाके भी पुर्तगाली कब्जे में आ गए। धीरे धीरे भारत के पूरे पश्चिमी तट पर पुर्तगाली किलों और चौकियों का एक जाल सा बिछ गया। कहते हैं ना, हर चढ़ाई के बाद ढलान आती है। कोई भी साम्राज्य हमेशा ताकत के शिखर पर नहीं रहता, और पुर्तगालियों के साथ भी यही हुआ। जल्द ही उन्हें अपने इस दबदबे को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अगर हम उनके सिस्टम को देखें तो पुर्तगाली प्रशासन का मुखिया वाइसराय होता था, जिसे पुर्तगाल का राजा 3 साल के लिए नियुक्त करता था। यह सिस्टम काफी व्यवस्थित था, लेकिन उनकी एक नीति उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, और वो थी उनकी धार्मिक नीति। वो ईसाई धर्म का बहुत जोर शोर से प्रचार करते थे और अक्सर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन भी करवाते थे। उन्होंने मुसलमानों का दमन किया और हिंदुओं के मंदिर भी तोड़े। ये धार्मिक कट्टरता कई स्थानीय शासकों और लोगों को उनसे दूर करती चली गई और दुश्मनी का एक बड़ा कारण बनी। और अब समंदर के इस खेल में नए खिलाड़ी भी एंट्री कर चुके थे। 1608 में जब अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस अपना जहाज लेकर सूरत पहुंचे तो पुर्तगालियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें अपना एकाधिकार, अपनी मोनोपोली टूटती हुई नजर आई। इसके अलावा पुर्तगालियों की समुद्री डकैती की आदत ने उन्हें शक्तिशाली मुगलों का दुश्मन बना दिया, और इसका नतीजा ये हुआ कि 1632 में शाहजहां ने बंगाल में हुगली पर हमला करके पुर्तगालियों को वहां से खदेड़ दिया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई बातें एक साथ हो रही थीं। एक तरफ भारत में मुगलों और मराठा जैसी ताकतवर शक्तियां उभर रही थीं। दूसरी तरफ 1612 में स्वाली की लड़ाई में अंग्रेजों ने पुर्तगाली नौसेना को हराकर यह साबित कर दिया कि अब समंदर का बादशाह कोई और भी हो सकता है। उनकी धार्मिक कट्टरता और लूटपाट ने उन्हें लगातार कमजोर किया। और फिर एक और बड़ी बात हुई, पुर्तगालियों को ब्राजील में सोने की खदानें मिल गईं। अब उनका सारा ध्यान और संसाधन भारत से हटकर अमेरिका की तरफ चले गए। इन सब कारणों ने मिलकर उनके पतन की कहानी लिख दी।
हालांकि उनका साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन भारत में उनकी 450 साल से भी ज्यादा की मौजूदगी ने देश पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो आज भी देखी जा सकती है। जरा सोचिए, क्या हम आज भारतीय खाने की कल्पना बिना आलू, टमाटर और लाल मिर्च के कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सारी चीजें और साथ में तंबाकू, मक्का, काजू, ये सब पुर्तगाली ही अमेरिका से भारत लेकर आए थे। उन्होंने हमारी थाली और हमारे खेतों को हमेशा के लिए बदल दिया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने हमें शब्दों की ताकत भी दी। 1556 में गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने ही की थी। इसने भारत में किताबों और ज्ञान के प्रसार का एक नया दरवाजा खोल दिया। तो चलिए, परीक्षा के लिहाज से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ 1498 में वास्को डी गामा के साथ। उन्होंने अपना पहला कारखाना कोचीन में 1503 में स्थापित किया। उनके साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अफोंसो डी अल्बुकर्क को। उनके पतन में एक निर्णायक युद्ध था 1612 का स्वाली का युद्ध, जिसमें वो अंग्रेजों से हारे। और उनकी सबसे मुख्य विरासत है नई फसलें और भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस। ये वो मुख्य बिंदु हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न, पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले यूरोपीय थे और जाने वाले आखिरी 1961 में गोवा से। उनका ये लगभग 450 साल का लंबा अध्याय हमें साम्राज्यवाद की प्रकृति के बारे में क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि कोई भी बाहरी शक्ति, चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो स्थानीय संस्कृति, धर्म और लोगों का सम्मान नहीं करती और समय के साथ खुद को नहीं बदलती, तो उसका पतन निश्चित है। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक सबक है।